कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों को दिक्कत करता है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बर्डन ऑफ प्रूफ टू एस्टैब्लिश द केस, और यहां पर होता है टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट, टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट। दोनों में फर्क है, यहां पर केस की बात करता है, ओवरऑल केस। मैंने बोला आपने चोरी की, लड़की ने कहा मेरा रेप उसने किया, तो केस स्टैब्लिश करना, जैसे रेप का मैटर है, मैं बोल बोल रही रेप है हुआ, तो रेप को स्टैब्लिश करना, ये केस को स्टैब्लिश करना। मैंने कहा चोरी हुई है, तो चोरी को स्टैब्लिश करना, ये मैटर हुआ है इसमें, बर्डन ऑफ प्रूफ। इसमें आएगा कि भाई किडनैपिंग हुआ किसी का, एबडक्शन हुआ किसी के साथ, तो ये जो कोई भी कह रहा है कि भैया रेप हुआ, थेफ्ट हुआ, चोरी हुई, डकैती हुई, मर्डर हुआ, वटेवर, ये उस बंदे के ऊपर ही रहता है। तो अगर हम क्रिमिनल लॉ में बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि वो केस को स्टैब्लिश करे। नाउ उसके बाद ये जो पार्ट है इसको कहते हैं ओनर्स ऑफ प्रूफ। ओनर्स ऑफ प्रूफ में क्या होता है, ये हमेशा बदलता रहता है। जैसे पहले पार्ट में क्या हो गया, यहां पर मान लीजिए कि रेप का मैंने एग्जांपल लिया, तो यहां पर लड़की स्टैब्लिश करेगी, वो उन घटनाओं का जिक्र करेगी, वो रजिस्टर निकालेगी, वो लिंक करके बताएगी कि भाई कैसे, किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में ऐसा कुछ अपराध हुआ था और इसी आदमी ने किया था, ये यहां पर बताएगी। ठीक है। दूसरा यहां पर क्या हो जाता है, अगर हम थेफ्ट की बात करें तो थेफ्ट का मामला जो भी लेंगे उसका, उस अकॉर्डिंग से ये चलेगा। ओके। नाउ तो यही बात देखिए, यहां पर बहुत समझदारी से इन्होंने लिखी है, पुराना है 1872 वाला कॉपी पेस्ट है। देखिए, ए डिजायर्स, एक कोर्ट, अभी एग्जाम में क्या होगा, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो परेशान मत होना, ये डिट्टो हो जाता है कॉपी पेस्ट। ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश। देखिए ध्यान से, यहां क्या बोल रहा है, ए चाहता है, कोर्ट से ये चाहता है कि कोर्ट जजमेंट दे कि बी शैल बी पनिश्ड फॉर ए क्राइम, कोर्ट जजमेंट दे कि बी को जेल की सजा हो, बी को सजा हो, पनिशमेंट हो, ये ए चाहता है, जजमेंट चाहता है वो, जजमेंट मतलब ओवरऑल कंप्लीट जजमेंट कब होता है, जब पूरा केस खत्म होता है तब जजमेंट होता है। यानी अगर महिला चाहती है कि एक्स वाई जेड, राहुल, मेहुल, सेहुल, जो भी लड़का है, उसको फांसी की सजा हो जाए, उसको 25 साल जेल में सड़ना पड़े, अगर वो ऐसा चाहती है, ये वाला इलिस्ट्रेशन में जाएगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस लड़की के ऊपर रहेगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा। तो यहां पर वही बात यहां पर कही गई है, ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम। तो अगर लड़की कह रही है तो लड़की को ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि भाई सो एंड सो पर्सन ने ही मेरे साथ अपराध किया है। नंबर 2, नाउ लेट्स सी। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, it desires a court to give judgment that he is entitled to certain land in possession of B। चलिए छोड़ दीजिए, सिंपल सुनिए। ए चाहता है कि कोर्ट जो है उसके फेवर में जजमेंट पास करे। क्या जजमेंट पास करना चाहिए जज साहब ने, इस बात का जजमेंट पास करे कि भैया वो जो सो कॉल्ड पर्सन है वो हकदार होगा किसी पर्टिकुलर लैंड का जो कि बी के कब्जे में फिलहाल है। ए चाहता है कि बी के कब्जे में जो है, तो मतलब मैं चाहता हूं कि आपके जमीन, आपके पास जो जमीन है वो मेरे पास आ जाए, मैं ऐसा चाहता हूं, आपके हिस्से की जमीन मुझे मिल जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो फैक्ट स्टैब्लिश करना पड़ेगा, मुझे वो तथ्य स्टैब्लिश करना। तो अच्छा, तथ्य कैसे स्टैब्लिश होगा, यहां पर मुझे क्या ला के देना पड़ेगा, एविडेंस की प्रूफ बताइए। अगर मैं चाहता हूं कि आपका जमीन मेरे नाम पर हो जाए, आप जिस जमीन पर घर बना के रह रहे हैं वो घर मेरा हो जाए, आप जिस फ्लैट में रहते हैं वो फ्लैट मेरा हो जाए, मैं चाहता हूं आपकी गाड़ी मेरी हो जाए, सब कुछ मेरा हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे क्या एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, बताइए जल्दी से। सर प्रूफ। क्या सर, एविडेंस सर। एविडेंस, बहुत बढ़िया, एविडेंस लाना पड़ेगा।
इस बात का मुझे साक्ष्य लाना पड़ेगा। ये पकड़ना सीख जाइए, धीरे धीरे सीखिएगा लेकिन सीख जाइए। तो यहां पर ये जो सेक्शन 104 है ये बर्डन ऑफ प्रूफ है, और इसमें हम केस स्टैब्लिश करते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पर आपको मिलता है, ये यहाँ 104 105, यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं ये कुछ अलग लेवल पे है, ये ओनस की बात कर देता है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब देखिए और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर शेयर करता हूँ। मीनिंग याद रखिए दिमाग में। किसी फैक्ट को साबित करने का भार। अरे भाई, फैक्ट को साबित करना है तो फैक्ट दो तरीके का हो गया ना। एक वो फैक्ट हो गया जिसमें हम केस को स्टैब्लिश कर रहे हैं। एक फैक्ट हो गया कि भाई लड़की कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ, तो इस फैक्ट को साबित करेगी कि भाई मेरे साथ रेप हुआ, तो उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन दे गई। अब दूसरा कहना है कि नहीं इसी आदमी ने किया, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, एविडेंस ला के देना पड़ेगा। अब यहां पर क्या होगा, जो दूसरा वाला जो पार्ट है इसमें ओनस का मामला एक तरीके से आता है। पहले लड़की आएगी, फिर लड़का कहेगा नहीं जी नहीं जी ये तो सब कंसेंट से हुआ है। तो यहां पर ओनस जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ऐसा नॉर्मली चेंज होता है। एक पार्टी से दूसरे पार्टी पर हमेशा बदलता रहता है ओनस। नाउ लेट्स सी, अगर एक लाइन नोट करना है तो कर लीजिए। मैं आप लोगों को थोड़ा शेयर कर दे रहा हूं जल्दी से। देखिए, सबसे पहला पार्ट होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। कुछ नहीं होता है, ये एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन अपॉन पार्टी। ऑब्लिगेशन अपॉन पार्टी। ठीक। नंबर वन, अगर हम इसको बात करें तो ये हमारा एक सेक्शन 104 में आता है। सेक्शन 104 वाला जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना फ्रेंड्स, वो वाला ये कभी भी शिफ्ट नहीं करता है। सो द बर्डन ऑफ प्रूफ द एंटायर केस, ये कभी चेंज होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा। मैं चाहता हूं कि मैंने चोरी का एलिगेशन किया, लगाया, तो मैं साबित करूंगा, तो ये कैसे बदल जाएगा, नहीं बदल सकता है। मैं चाहता हूं ना कि आपने चोरी करी, मैं चाहता हूं कि जज साहब जजमेंट पास करें, तो ये पूरे केस में जब तक चलता रहेगा, 1 साल 2 साल 5 साल, पूरे केस में पूरे ट्रायल में मैं ही चाहूंगा कि आपको जेल हो जाए। तो ये बर्डन किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है, ये कभी भी बदलता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर जो बर्डन होता है हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है। सो द इंटायर केस नेवर शिफ्ट, नेवर शिफ्ट। सो बर्डन ऑफ प्रूफ के केस में कह रहा हूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ के मामले में पूरे केस में कभी भी ये शिफ्ट नहीं करता है। क्रिमिनल केस के मामले में नोट कर लीजिएगा, क्रिमिनल केस के मामले में हमेशा अबे ऑलवेज प्रोसिक्यूशन पर रहता है। इट ऑलवेज रिमेन्स ओपन, सॉरी ओपन कर रहा हूं, अपॉन दी प्रोसिक्यूशन। ये हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि वो केस को इस्टेब्लिश करे। सिविल मैटर में किसके ऊपर होगा केस को इस्टेब्लिश करने का? मैं जा रहा हूं तलाक लेने के लिए बीवी से, मेरे नहीं बनता भाई, तीज के दिन मेरे को डिवोर्स फाइल करने का है, मान लीजिए, या मैंने फाइल किया, तो सिविल केस में किसके ऊपर होगा केस को स्टैब्लिश? मैं चाहता हूं ना कि मेरी बीवी तलाक दे दे, मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तलाक ले लूं, मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं। व्हाट इज दैट, मैं चाहता हूं, तो ये कभी शिफ्ट नहीं होगा, ये मेरे मत्थे पर ही रहेगा। सो इट इज ऑलवेज अपॉन द प्लेंटिफ। दोनों ऑप्शन है, अगर अभी एकदम से नहीं समझ में आया तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, दिमाग लगा के अभी फिलहाल इतना रट जाइए, दिमाग में डाल दीजिए कि भाई सिविल हो या क्रिमिनल हो, जो केस लेके आता है उसी के ऊपर बर्डन होता है। क्यों? क्योंकि वो केस स्टैब्लिश करना चाहता है, इसीलिए। जब एक बार केस के लिए आ जाता है तो उसके बाद जो सेकंड सिस्टम शुरू होता है उसमें क्या होगा, उसमें उस बात को साबित करने के लिए एविडेंस देना पड़ता है, दैट इज ओनस। आइए ओनस पर आते हैं। ये आएगा सेक्शन 105 में।
The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who it would fail if no evidence at all were given on either side. बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। अब हम बात करेंगे ओनर्स ऑफ प्रूफ की। ये यहां से उठा लिया मैंने 105। ओनस बदलता रहता है, ओनस बदलता रहता है। इसमें प्राइमा फेसाई किसी और पर, फिर बाद में किसी और पर। कहने का मतलब कैसे इसमें होता है ओनस में, जैसे ही लड़की ने कहा कि मेरे साथ ऑफेंस हुआ, तो जज साहब कहेंगे ठीक है अपना मैटर लेके आइए। अब मैटर लेके आइए तो फिर आपको क्या करना है, आपने बता दिया नहीं, लड़की बता रही है कि किस तरीके से घटना हुई, ये कहाँ था वो कहाँ था, दिस दैट, सारी कहानी बता दी, गवाह हुआ सब आ गए। अब लड़की का पूरा बयान खत्म। उसके बाद सो कॉल्ड अक्यूज के ऊपर ये बर्डन आएगा कि भाई तुम बताओ कि तुमने इसके साथ गलत किया कि नहीं किया। नाउ दिस इज द सिचुएशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। इनिशियल बर्डन, सिंपल भाषा में इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूविंग ए प्राइमा फेसाई केस इन हिज फेवर, पहले लाई करेगा किसके ऊपर, लाइज अपॉन द प्लेंटिफ, क्योंकि वो केस को ला रहा है तो वो पहले किसके ऊपर लाई करेगा, जैसे प्लेंटिफ का मैटर खत्म तो किसके ऊपर जाएगा, अपोजिट पार्टी के ऊपर। सो नाउ जब ये एविडेंस दे देगी कि हाँ 1 तारीख को आया था, मेरे से मिला था, मेरे साथ जबरदस्ती किया, वट जो भी कहानी कहना था वो कह दिया। वो कहने के बाद अब मौका किसको मिलता है, अपोजिट पार्टी को। सो व्हेन ही, बता लीजिए जल्दी जल्दी, गिव्स सच एविडेंस, यहां पर क्या देगा, एविडेंस टू सपोर्ट, टू सपोर्ट अ प्राइमा फेसाई केस, प्राइमा फेसाई केस। तो ओनस किसके ऊपर शिफ्ट करेगा, दी ओनस शिफ्ट, शिफ्ट ऑन द डिफेंडेंट, और ऑन द अक्यूज कर दी, डिफेंडेंट ना लिख के अक्यूज करी, क्रिमिनल ले लिया मैंने, ऑन द अक्यूज। सीधा सा फंडा है, और कुछ भी नहीं करना। ओके। अब पहले ये बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है किसी भी टर्मिनोलॉजी में, किसी भी सेक्शन के पॉइंट पर, तो पूछ लीजिए। नहीं है तो फिर आगे में कुछ नहीं है इस सेक्शन के अंदर, सॉरी इस चैप्टर में, एकदम से निकल जाएगा एक झटके से, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो फिर आगे जाके बाउंस ना हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ के दो मतलब होते हैं, एक जिसमें हम केस स्टैब्लिश करते हैं, एक पूरा का पूरा ओवरव्यू केस का, हम पूरा केस स्टैब्लिश कर रहे हैं, और दूसरे में उसके साथ जो एविडेंसेस अटैच होते हैं वो, जिसको हम ओनस बोलते हैं। तो ओनस वाला पार्ट जो है वो 105 के अंदर आएगा, 105 में आएगा, और जो 104 में है वो बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। टेक्निकल पॉइंट से याद रखिएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ का कोई टेक्निकल डेफिनेशन एज सच नहीं दिया है, हम डेफिनेशन पार्ट के लिए 104 को ही रेफर करते हैं या करेंगे 104 को ही। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर आपको बस ये पॉइंट पकड़ना है कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट है, एकदम पर्टिकुलर फैक्ट। तो पर्टिकुलर फैक्ट का मतलब क्या होगा, कोई खास बात। अगर कोई खास बात है तो उसको साबित करने का भार किसके ऊपर होगा, कोई पर्टिकुलर फैक्ट है तो। इसका देखिए सीधा सीधा यहां पर एग्जाम्पल दे रहा है। देखिए मैं आपको ये एग्जाम्पल भी शेयर कर दे रहा हूं। कहता है कि ए ने प्रोसिक्यूट किया बी को, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा फाइल किया और कहा, यह एलिगेशन लगाया कि भाई बी ने चोरी करी है, ए ने कहा कि बी ने चोरी की है। नाउ एंड विशेष द कोर्ट, और ए चाहता है इस बात के लिए कि कोर्ट इसकी इस बात को विश्वास करे, बिलीव करे, कि इस किस बात को, इस बात को बिलीव करे कि बी
जो चोर है, जिसने चोरी की है, उसने क्या किया था? बी ने सी के सामने एडमिट किया था, या यूं कहिए कन्फेस किया था कि हाँ भाई मैंने ही चोरी की थी, मैंने ही चोरी की थी। ये बी ने सी के सामने कहा था। ठीक है। अब ये बात कौन कह रहा है? ए कह रहा है। मान लीजिए कि आप ए हैं, अपने ऊपर ले लें, या मैं ए हूं, तो मैं कोर्ट में जाके कह रहा हूं कि जनाब बी ने चोरी की है। तो कोर्ट में जज साहब पूछेंगे, अच्छा भैया तुमको कैसे पता कि बी ने चोरी की? बी ने ही चोरी की है। तो फिर मैं आगे कहता हूं जी, ऐसा है कि बी ना सी के सामने जाके बोल चुका है, एडमिट कर चुका है कि भाई ए का जो सामान जो है ना, टीएलपी वाले सर का जो सामान है, जो मैंने ही चोरी किया है, वॉलेट मैंने ही लिया है। किसके सामने कहा? किसी थर्ड पर्सन सी के सामने। अब मैं चाहता हूं कि जज साहब ये बात मान लें। अगर ये जज साहब बात मान लेंगे तो ये एडमिशन साबित हो जाएगा, और साबित हो जाएगा तो फिर उस बंदे को जेल हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वट आई हैव टू डू नाउ, मैं कौन हूं? मैं ए हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, बी विशेष द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वॉज एल्सवेयर। नाउ, अब यहां तक तो मैं चाहता हूं कि कोर्ट मेरी बात को बिलीव कर ले कि उसने ऐसा कहा। और जो बी है, यानी जिसके ऊपर मैं चोरी का एलिगेशन लगा रहा हूं, वो कहता है कि जनाब जिस तारीख को चोरी हुई, उस तारीख को मैं घटनास्थल पर नहीं था, मैं बहुत दूर था। ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है। अगर वो ये कहना चाह रहा है तो ये साबित करने का भार किसके ऊपर होगा? किसके ऊपर होगा? ही मस्ट प्रूव इट। तो मतलब देखिए, खास बात है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि भाई मुझे सिर्फ पता, मैं कौन हूं? मैं ए हूं। मुझे ये पता है कि चोर ने अपने मदर के सामने, अपने दोस्त के सामने, अपनी बहन के सामने ये कबूल किया था कि सर का पर्स चुराने में मेरा हाथ है। ये एक पर्टिकुलर फैक्ट है। तो ये किसको साबित करना पड़ेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा? जिसको ये फैक्ट पता होगा। तो किसको ये फैक्ट पता है? मुझको पता है। नाउ उसी तरीके से जो सो कॉल्ड चोर है, वो कहता है कि जिस दिन चोरी की हुई घटना हुई है, उस दिन मैं घटनास्थल पर था ही नहीं, मैं तो कहीं और दूर था। अब ये बात किसको पता है? सिर्फ चोर को पता है। जिसके घर में चोरी की उसको तो पता है नहीं। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट है किसके लिए? चोर के लिए, बी के लिए, जिस पर चोरी का एलिगेशन लग रहा है। तो ये साबित करने का भार किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा? चोर के ऊपर जाएगा, यानी बी के ऊपर जाएगा। इसी बात को यहां पर कहा गया है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, इसी को कहते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट, बर्डन ऑफ, इसका मतलब समझिए पहले, एकदम सिंपल, नॉन लीगल सेंस में, देहाती भाषा में। बर्डन का मतलब हो गया भार, ऑफ का मतलब हो गया का, प्रूविंग का मतलब साबित करने की बात हो रही है। सो बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट, किस बात की? टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। बड़ी मजेदार चीज। तो यहां पर क्या होगा? मुझे कोई फैक्ट पता है, ध्यान से सुनिए, मुझे कोई तथ्य पता है, और उस तथ्य को साबित करने का भार, ताकि जो मैं कह रहा हूं वो साक्ष्य के तौर पर एडमिसिबल हो जाए। जैसे एग्जांपल देखिए, सिंपल वाला। मान लीजिए कि मैं ए हूं, या आप अपने आप को मान लीजिए आप ए हैं। आप चाहते हैं, ए विशेष टू प्रूव, आप चाहते हैं कि बी का एक डाइंग डिक्लेरेशन है, मृत्युकालिक कथन है, उसको साबित करना। मतलब क्या? इसको मोटे तौर पे समझिए। मतलब आपके साथ क्या हुआ? आपके पास किसी व्यक्ति ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया, आपकी बाहों में कोई व्यक्ति दम तोड़ के मर गया। उसने डाइंग डिक्लेरेशन में यह कहा कि मुझे मारने वाला पर्सन डी है, और उसी ने मुझे मारा है, उसी की वजह से मेरी मौत हो रही है। डाइंग डिक्लेरेशन में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में बताए, उन परिस्थितियों के बारे में बताए,
तब हम उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। ये और मर जाए, और ये नहीं कि कोई दूसरे की व्यक्ति की कहानी सुनाए, तब नहीं होता है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन का एक और बहुत मजेदार एस्पेक्ट ये है, कानून ये मानता है कि जो कोई व्यक्ति मरते समय कुछ भी बताता है तो भाई वो सच बोलता है। क्यों? क्योंकि मरने वाले व्यक्ति को इस दुनिया संसार से मोह माया कुछ नहीं होता है। उसको कोई बीएमडब्ल्यू नहीं चाहिए मरने वाले व्यक्ति को, उसको कोई सोने का महल नहीं चाहिए, चांदी का बर्तन नहीं चाहिए मरने वाले व्यक्ति, उसको तो बस अच्छे से मृत्यु होनी चाहिए। उसको पता है कि मृत्यु अवश्य संभावी है। हाँ, उसको लेकिन एक चीज दुख है कि भाई मैं किसकी वजह से मर रहा हूं वो। सो नाउ अगर कोई पर्सन, तो मैं हूं ए, मैं चाहता हूं कि जज साहब मेरी इस बात को एक तरीके से मान लें कि भाई सो एंड सो की मौत हो गई है और उसका ये डाइंग डिक्लेरेशन है। तो अगर डाइंग डिक्लेरेशन मुझे साबित करना है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन मैं लेके आ रहा हूं वो व्यक्ति ऑलरेडी खत्म है। दैट इज द पार्ट जो कि यहां पर सेक्शन 107 में आता है, 107 में ये आता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। ओके, नाउ अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल समझिए बस कहानी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर मर्डर का चार्ज है, मर्डर का एलिगेशन है। अब उस व्यक्ति का ट्रायल जब चला कोर्ट में, उसने कोर्ट में ये बात कही कि जनाब जिस व्यक्ति की मृत्यु मेरे हाथ हुई है, ऐसा एलिगेशन जो आ रहा है मेरे ऊपर, हालांकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। वकील साहब कह रहे हैं ऐसा इसने कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि जिस आदमी के ऊपर एलिगेशन लगा है किसी व्यक्ति की हत्या करने का, वो मेंटल केस है, वो अनसाउंड माइंड है, उसका टेम्पर बहुत हाई है, उसको छोटी सी बात पे भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि किसी अपराध का अपराधी है, अक्यूज्ड है, और वो जनरल एक्सेप्शन का सहारा लेता है, बोलता है जनाब मैं तो पागल था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने क्या किया। जज साहब कह रहे बेटा तूने मर्डर किया है। बोले जज साहब मुझे पता तो होना चाहिए था ना कि मैंने मर्डर किया है, मेरे को तो पता ही नहीं था। आई वॉज टोटली अनकॉन्सियस, एक तरीके से मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो अगर कोई अपराधी, अगर कोई अक्यूज कहता है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो ये साबित कौन करेगा? मैं कह रहा हूं तो मैं ही साबित करूंगा ना। अगर मैं अपराधी हूं और मैं ये प्ली लेता हूं, तो साबित किसको करना पड़ेगा? मुझे ही करना पड़ेगा। यही बात यहां पर सीधे सीधे तौर पर आई है। नाउ अब एक और चीज बताता हूं, इस बात को पढ़िए ध्यान से, एक लाइन में पढ़ देता हूं। वेन ए पर्सन इज अक्यूज, मैंने पहले भी कहा कि अक्यूज है, ठीक है। सो वेन ए पर्सन इज अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, तो मैंने बताया ना मर्डर एक ऑफेंस है, उसका वो अक्यूज है नाउ, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सर्कमस्टांसेज ब्रिंगिंग द केस विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन, विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन क्या है? जनरल एक्सेप्शन अगर आपको याद होगा, आईपीसी में हम लोग पढ़ते थे, अभी भारतीय न्याय संहिता में भी पढ़ना है। उसमें कहा है नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस। मतलब आप कुछ भी कर दो तो आपने अपराध नहीं किया है, भले ही वो अपराध होगा लेकिन वो अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? अगर वो जनरल एक्सेप्शन के दायरे में फॉल करेगा तब, उस कंडीशन में। तो जो व्यक्ति जनरल एक्सेप्शन का सहारा लेता है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर होगा और उसी को ये साबित करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, देखिए यहां पर जो भी एग्जांपल्स दिए, आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए। देखिए ए जो है मर्डर का अक्यूज है, ठीक है जी। एलिजेस दैट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, एलिजेस मतलब एलिगेशन कि भैया अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट, उसको पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूं।
सिंपल, वेरी इजी। लेकिन वो प्ली ले रहा है कि भाई मुझे नहीं पता था, जनरल एक्सेप्शन का सहारा ले रहा है, तो ये किसको साबित करना पड़ेगा? ये सो कॉल्ड उसी पर्सन को ये बताना पड़ेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, सिमिलर एग्जांपल है, वही यहाँ पर कॉपी पेस्ट एक तरीके से हो रखा है, बस उसको थोड़ा ब्रॉडर वे में रख दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देखिए ध्यान से। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज। स्पेशल नॉलेज एकदम सिंपल है। अब इसमें बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन भी होगा, हो सकता है और होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन लेते हैं तो अच्छी बात है, इसका मतलब जिंदा है, चीजों को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ सी, अगर कोई स्पेशल नॉलेज के दायरे में कोई मामला आता है, स्पेशल दायरे के मामले में अगर आता है, तो ये मामला क्या होगा, उसी के ऊपर साबित करनी पड़ेगी, उसी को साबित करने की, सीधे शब्दों में कहें। क्या लिखा है? एक आदमी है जो ट्रेन में सफर कर रहा है, टीटी है जो उससे टिकट मांगता है। अब ये बताइए, आप कहेंगे कि सर टीटी ट्रेन में टिकट मांगता है तो उसके पास पता नहीं है कि कौन है कहाँ है, सब कुछ पता है ऑनलाइन? ऑफ कोर्स पता है। लेकिन मुद्दा यहां पर कुछ और ही है। ये बहुत क्लियर कर रहा है कि भैया ये जो नॉलेज है कि मैंने टिकट लिया था कि नहीं लिया था, मैंने ट्रेन पर चढ़ने के पहले मैंने ट्रेन का टिकट लिया था, नहीं लिया था, ये बात कैसे पता चलेगी? भैया जिसने लिया वही बताएगा ना।